to start a new chapter from history, and it is about our great emperor Ashoka, and the name of the chapter is Ashoka, who the emperor who gave up the war. एक ऐसे महाराज की कहानी, चक्रवर्ती राजा की कहानी जिसने पूरे हमारे देश पर राज किया, पूरे भारत पर कब्जा करने के बाद में उन्होंने ऐसी क्या घटना घटी जिसके बाद उसने सब कुछ त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसी बात को पढ़ने जा रहे हैं। The lesson starts with a story, Roshan's rupee. Roshan, she is a little girl. On her birthday, her grandfather gave him some rupees or money. She wanted to buy a new CD player, but she also wanted to see the new brand notes also. When she noticed every note there is a smiling face of Gandhiji in the right side and the left side the tiny set of the lion. So she wondered what was that. The students, you also want to know about this set of lions and other things. So these things we are going to study in this chapter, and the name of the chapter is Ashoka, the emperor who gave up the war. So students, what we are going to study in the chapter, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में हम एक एक पॉइंट बता दूंगी, उसके बाद उसके हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ये वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, द रूलिंग द एम्पायर, उनका शासन किस तरह से था। द एम्पायर एंड द कैपिटल सिटी, एम्पायर का कैपिटल सिटी इसके दूसरों के सिटी से कैसे डिफरेंट था। अशोका यूनिक रूलर, ऐसे अशोका में क्या खासियत थी जो सब दूसरे महाराजाओं से उन्हें अलग मालूम करते हैं। और अशोकास वॉर इन कलिंगा, व्हाट वाज अशोकास धर्मा, ये सारे जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट इज ए वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। द लाइन्स दैट वी हैव सीन ऑन आवर नोट्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। जो हम लोग जो नोट्स में जो या कॉइन्स में जो लायंस का फोटो देखते हैं उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री वाज दैट है। दे वेर एक्चुअली द लायंस दे वेर कार्व्ड इन ए स्टोन, उन्हें जो है काटा गया है, स्टोन से काटा गया, प्लेस्ड इन ए ह्यूज स्टोन पिलर, और उसे एक ह्यूज स्टोन पिलर में रखा गया है एट सारनाथ। सारनाथ, डू यू एवर हर्ड अबाउट दैट? आपको मैंने पिछले चैप्टर में सारनाथ के बारे में पढ़ाया था। सारनाथ जहाँ पर सबसे पहला स्तूपा को बनवाया गया था, और बौद्ध हम लोग गौतम बुद्ध से उनका रिलेशन था, भिक्षा दी थी, ये सब बातें हमने सारनाथ के बारे में पढ़ा था। बट हियर द सारनाथ मीन्स द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, और दैट लायन कैपिटल इन लेटर इट बिकम द आवर नेशनल एम्बलम। हमारा जो नेशनल एम्बलम या राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो आज जो हमारा जब अशोका ने जो बनवाया था लायन कैपिटल, वो आज हमारा क्या बन चुका है, राष्ट्रीय चिन्ह बन चुका है। लुक एट दैट पिक्चर, दैट लायन कैपिटल जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बन चुका है, इट्स बिकम अ नेशनल एम्बलम। इसमें जो है 3 लाइन, आप हमेशा क्या देखते हैं, सब 3 लाइन को देखते हैं, एक्चुअली इसमें 4 लाइन है। जो पिछला भाग में जो है हमें अधिकतर दिखाई देता है, नोट्स वगैरह में हमें 3 लाइनें दिखाई देता है, और उसके साथ में एक चक्र है जो हमारे फ्लैग में भी लगा हुआ, उसके एक साइड में जो बुल है और एक साइड में हॉर्स के रूप में है। और ये जो है नेशनल एम्बलम बनने का कारण क्या था, इसको हम लोग कहते हैं PPCC। PP, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PPC? प्राइड, पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस। ये बताता है, ये शेर हमें बताता है, ये जो चिन्ह है जो हमें ये PPC ये सिंबल के रूप में दिखाता है, दैट इज व्हाई it's become a national emblem of our country। ये हर बच्चे को जानना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, व्हाट इज अवर नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग और हमारा जो नेशनल फ्लावर है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, आपने जान के व्हाट इज अवर नेशनल एम्बलम। तो ये नेशनल एम्बलम के आने का वजह, और उससे पहले हमें जानना होगा कि ये जो किंग है अशोका, जिन्होंने नेशनल कैपिटल बनाया था, लायन कैपिटल बनाया था, इस कैपिटल के ऐसा क्या क्या विशेषता है। सो लेट्स वी स्टार्ट विद दैट वन। Ashoka was one of the greatest rulers known to history.
हमारे इतिहास में अशोक को जो है सबसे महानतम राजाओं में एक राजा माना जाता है। ये हमें कैसे पता चला कि ये इतना महान महाराज थे, चक्रवर्ती राजा थे, जिन्होंने पूरे भारत को एक बांध कर रखा हुआ था, इसके बारे में पता चलता है। ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस inscriptions were inscribed on pillars as well as rock surface. By these inscriptions, हमने आपको पहले भी हिस्ट्री में बताया था कि हमें अपने हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, या तो जो है मॉन्यूमेंट्स के थ्रू में, या तो मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू में, या इंस्क्रिप्शन रिटर्न लैंग्वेज में जैसे लैंग्वेजेस के थ्रू में। लेकिन अशोक के वक्त के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है बिकॉज ऑफ द इंस्क्रिप्शन। अशोक का एक प्रमुख उनका एक आदत था, उन्होंने जितने भी उनके जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो भी होता था वो जो है पिल्लास में लिखवाते थे या उनके प्राकृत भाषा में। इसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन, जब अभिलेखों के रूप में लिखा जाता है। ऑन इंस्ट्रक्शंस इंस्क्राइब्ड ऑन पिल्लास पे रॉक सरफेस में आपको जगह जगह जहाँ यहाँ तक कि हमारे भारत से बाहर के भी अफगानिस्तान तक हमें ये जो है इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अशोक का जो शासन था वो पूरे हमारे भारत को भी क्रॉस करते हुए दूसरी जगहों पर भी विदेश जो आज अफगानिस्तान के भी कुछ बॉर्डर एरियाज में भी उनका अभिलेख हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है he was one of the greatest rulers। एंड क्या डिफरेंस है, ये एक किंगडम से जो एक बहुत बड़ा एम्पायर के रूप में बन गया है। आपको पता है इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी स्टडीड अबाउट द जनास, महाजनपदास एंड किंग्स एंड द किंगडम्स। महाजनपद में क्या है, एक ग्रुप, एक राजा के रूप में, और एक किंग जो है कुछ एक एरियाज में शासन करते थे, रूलर्स, उनका एरिया छोटा होता था। लेकिन एम्पायर का मतलब है उनका एरिया काफ़ी बड़ा होता था और काफ़ी क्षेत्र में उनके जो सैनिक होते थे और उनका शासन रहता था। और अशोक जो है उसी प्रकार से एक एम्परर था, जो हमारे हिस्ट्री में उनका नाम इसीलिए बहुत ही अलग से लिया जाता है। अशोका हु इज रिलेटेड विद द मौर्यन एम्पायर, वो जो है मौर्य साम्राज्य से उनका संबंध था। तो मौर्यन एम्पायर्स founded by the Chandragupta Maurya. He was the grandfather of Ashoka. जो अशोका के ग्रैंडफादर थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। उसके बाद में उनके पुत्र बिंदुसार आए थे। बिंदुसार के बाद में जो महान राजा हुए थे वो थे अशोका। तो ये मौर्य समाज का स्थापना में सबसे ज्यादा हेल्प्ड बाय द चाणक्य, और इट्स अनदर नेम इज कौटिल्य। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, अगर इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना चाहोगे, तो अगर इंडियन हिस्ट्री में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही खास रूप से लिया जाता है, जैसे अकबर का नाम है, आपने कई राजा महाराजाओं के नाम सुना होगा। इंडियन हिस्ट्री का नाम आते ही इन कुछ लोगों के नामों को जरूर याद किया जाता है। उनमें एक महान जो व्यक्ति था उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य एक ऐसे बुद्धिशाली, एक बहुत बड़ा वाइस पर्सन थे, और उन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य स्थापना करने में उनका ही सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि मौर्य साम्राज्य से पहले जो महाजनपद के रूप में थे दैट वाज नंद किंगडम, और वो नंद किंगडम में जो है बहुत सारे अन्याय और उसके शासन व्यवस्था को लोग पसंद नहीं करते थे। एंड चाणक्य जो चाहते थे कि उस किंगडम को समाप्त करके उस पर एक नए ऐसे शासक आए जो पूरे भारत को जो है एकता में बांधे। तो उनकी नज़र जो है ऐसा माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य पे पड़ा। चंद्रगुप्त जो है एक ग्वाला के रूप में, ऐसा हिस्ट्री में बताया जाता है कि ग्वाला के रूप में थे। इन्होंने उसका शौर्य को पहचाना और उसने उससे जो है मौर्य साम्राज्य स्थापना करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो चंद्रगुप्त मौर्य सपोर्ट ऑफ चाणक्य, इस अनदर नेम वाज कौटिल्य। उनका जो दूसरा नाम था कौटिल्य था, जिन्होंने इस मौर्य साम्राज्य को स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य को मदद की थी। एंड कौटिल्य जो है जब तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, अशोक के समय था, उन्होंने जो है उस शासन व्यवस्था को चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान दिया। एंड ही रोट वन फेमस बुक दैट नेम वाज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में
लोग ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र में पूरे अर्थशास्त्र का मतलब अबाउट द रिलेशन अबाउट द इकोनॉमिक्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स ही नहीं, इसमें जो है अर्थशास्त्र में जो है उन्होंने मौर्य साम्राज्य का, मौर्य डायनासिटी के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और उनके सोसाइटी के बारे में पूरी तरह से जो है पूरे विवरण दिया हुआ है, और उन्होंने किस प्रकार से राजनीति को चलाया, कौन कौन से वे से उसको लेकर गया, उनका इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या था, दिस ऑल द थिंग्स आर रिटन ऑन दैट बुक दैट इज कॉल्ड द अर्थशास्त्र. इट वाज वन ऑफ द फेमस बुक रिटन बाय चाणक्य. अगर आपसे कोई भी पूछे हु रोट द अर्थशास्त्र तो आप बताना चाहिए इट वाज रिटन बाय चाणक्य. और ये अर्थशास्त्र आज भी जो है हम बहुत ज़्यादा उसका, तो ये कहते हैं ना कि रिटन लैंग्वेज, रिटन जो है हमारे पास में जो एविडेंस है उसमें एक अर्थशास्त्र भी है, जिसके थ्रू जो है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ पता चला, और हमें पता चला कि अशोक कितने ग्रेट जो है किंग थे, और उनका पूरे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हर किसी के बारे में पूरे तरह से विवरण उसमें दिया गया है. इसीलिए हमें उनके इतिहास के बारे में इतना कुछ जानकारी मिला हुआ है. तो ये आपको क्लियरली मालूम कि मौर्य साम्राज्य इज फाउंडेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य, ग्रैंडफादर ऑफ द अशोका, एंड हिज son's name Chandragupta, son's name is Bindusar, and after that Ashoka, then it is mainly supported by the Chanakya. And so that is why this is called as a dynasty. So what is the meaning of dynasty? Dynasty का मतलब क्या है? When the members of the same family became rulers of one after another, then it is called as a dynasty. तो Maurya, for example, Maurya dynasty, मौर्य एम्पायर, ऐसे इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायनासिटी करेंगे, बिकॉज सबसे पहले द फर्स्ट वन इज चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार, देन उसके बाद में कौन आया, अशोका. तो वन बाय वन जो है फैमिली जो है पूरे भारत पर शासन किया था. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए डायनासिटी. तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनासिटी. अबाउट द मौर्यन एम्पायर, there were several cities in the empire. उस जो उनके जो शासन काल में अशोका में बहुत सारी सिटीज थे, सिटीज डेवलप हो चुके थे. मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी मैं बताया था कि गांव, विलेज और रूरल दो एरियाज में डेवलपमेंट शुरू हो गया था. सो द इम्पोर्टेंट सिटीज वेयर पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन. These were the three important cities during the time of the मौर्यन एम्पायर. मौर्यन साम्राज्य के समय में पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन, these were the three important cities during the time of the Mauryan Empire. And Takshila was the gateway to the northwest. नॉर्थवेस्ट के जितने भी व्यापार थे, जो भी नॉर्थवेस्ट में पश्चिम की ओर में, लुक एट द मैप, इसमें जो भी ब्लैक नोट्स दिखाए गए हैं, ये जो है वहाँ उस समय की इम्पोर्टेंट सिटीज के बारे में है. और मैंने देखिए आप पाटलिपुत्र भी दिखाए गए हैं, तक्षशिला है, उज्जैन है, ये तीनों है. और इस पाटलिपुत्र को ध्यान से देखिए, पाटलिपुत्र जो है दैट वाज अ गेटवे टू द नॉर्थवेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया में जो है, जो हमारे सेंट्रल एशिया के तरफ में जो भी व्यापार होते थे, जो भी ट्रेड होता था, वो सब का जो मेन जो एरिया था दैट वाज तक्षशिला. इतना इंपॉर्टेंट सिटी था तक्षशिला. एंड अनदर उज्जैन आर द रूट्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इंडिया. उज्जैन देखिए, उज्जैन को ध्यान से देखिए, उज्जैन जो है ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर में जितने भी व्यापार होता था, उसका जो मेन सेंटर कौन था, दैट वाज एट द टाइम उज्जैन. तो आप सोचिए उस समय से तक्षशिला, उज्जैन, ये जो है मेन फेमस सिटीज था हमारे पुराने एम्पायर, जो मौर्य साम्राज्य था उस समय का. और उसी तरह पाटलिपुत्र was also a most important city during the time of the Mauryan Empire. And the merchants, officials and craft persons lived in their cities. Mainly जो इस cities में था, जो भी व्यापारी होते थे और ऑफिशियल जितने भी वहाँ पे रूरल एरियाज में जो भी कामकाजी लोग थे, और क्राफ्ट पर्सन्स जो भी शिल्पकार होते थे. क्योंकि आपको पता है शिल्पकार हो या ऑफिशियल वर्क हो, सब कहाँ पे मेनली होता है,
इन द अर्बन एरियाज। और रूरल एरियाज में कौन रहते थे? मैक्सिमम द एग्रीकल्चर जो वर्क करते हैं, द फार्मर्स एंड द अदर पर्सन, द कल्टिवेटर्स, they were lived in the rural areas, and the merchants, officials and the craft persons जो थे उनको व्यापार करना था, और अधिक उनका जो रिलेशन था दूसरे सिटीज़ के साथ में, उनका रिलेशन था, दूसरे जगह पर उन्हें आने जाना पड़ता था, इसलिए इन्होंने मेनली जो है they were lived in the सिटी एरियाज। तो आपको सिटीज एरियाज में कौन ज्यादा मिलेंगे? द मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड द क्राफ्ट पर्सन्स। एंड इन द रूरल एरियाज द फार्मर्स एंड द कल्टिवेटर्स, द कलेक्टर्स, जो फूड गैदरर्स थे, ये सब जो लोग रहते थे, पशुपालक थे, दे लिव्ड इन द रूरल एरियाज। नेक्स्ट जितने भी रूरल एरियाज थे वहाँ पर ये कल्टिवेटर्स लोग रहते थे, एंड वहाँ पे जो मेन एक्टिविटी दैट इज फार्मिंग वाज द मेन एक्टिविटी ड्यूरिंग दैट टाइम। and there were also a food collectors जो फॉरेस्ट एरियाज में जाते थे एंड फूड जो है कलेक्ट करते थे, और इवन जड़ी बूटियाँ आदि कलेक्ट करके जो है सिटीज एरियाज में जो है वो सेल करते थे। सो दीज पर्सन्स वेर लिव्ड इन द रूरल एरियाज। इस प्रकार से जो है हम लोग का जो मौर्य साम्राज्य था उस समय वहाँ पर जो रहने का जो तरीका था बिल्कुल आजकल के जैसा ही है। जैसे उस समय सिटीज में जो है किस प्रकार के व्यापारी वर्ग जो है ये सब रहते थे, और गांव में जो है कल्टिवेटर्स रहते थे, फूड गैदर करने वाले लोग रहते थे, तो हर्डर्स रहते थे जो मतलब पशु झुंड में लेकर चरवाहे जो होते थे वो रहते थे। एंड ये सब जो है इस तरह से जो है बाइफर्केट कर दिया गया है सिटीज एंड द रूरल एरियाज। और सिटीज जो है वहाँ पे इवन बताया जाता था कि मल्टी स्टोरीज जो है बिल्डिंग्स वगैरह मिलता था, और लोग जो है बिल्कुल धन दौलत ऐशो आराम से वहाँ पर लोग का जीवन चलता था। एंड लुक एट द मैप, आप मैप में क्लियरली देखिए यहाँ पे जो है रेड डॉट से जो भी दिखाया गया है, ये रेड डॉट्स क्या बताती है कि ये जो मौर्य साम्राज्य जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है। आप ध्यान से देखिए कि बाहर इंडिया के बाहर के भी एरियाज में जो आज हमारे फॉरेन कंट्रीज में है वहाँ पर भी इनके जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो थ्रू दैट इंस्क्रिप्शन वी केम टू नो दैट एरिया इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द मौर्यन एम्पायर। स्टूडेंट्स, मैं जो है आपको इस एम्परर और उनकी कैपिटल सिटी की विशेषता के बारे में बताऊंगी, आप ध्यान से इसको सुनिए। मेगास्थनीज was an ambassador who was sent to the court of the Chandragupta by a Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator। मेगास्थनीज जो राजदूत के रूप में हमारे मौर्य समाज के चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है वो वहाँ के कोर्ट में जो है शामिल हुए थे, और क्योंकि वो जो है उनको वहाँ पर लाया गया था एक ग्रीक रूलर वेस्ट एशिया का नेम्ड सेल्यूकस निकेटर ने। मेगास्थनीज wrote an account about what he was. Here is a part of the description. मेगास्थनीज जो हमारे भारत के मौर्य समाज के इतिहास के बारे में उसके थ्रू हमें बहुत कुछ जानकारी मिली, क्योंकि उन्होंने अपने बुक्स में मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा था, और जिससे हमें जो उस रिटर्न लैंग्वेज के थ्रू जो है हमें मौर्य समाज के बारे में पता चला है। सो इसमें भी उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है, मैं उसे सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। उनके कैपिटल सिटी के बारे में, द occasions on which the emperor appears in the public are celebrated with a grand royal processions. He is carried in a golden palanquin। तो उनको जो है कोई भी स्पेशल जब ओकेशन होता था तो एम्परर जो है वो पब्लिक एरिया में जब आते थे तो एक बहुत ही ग्रैंड वे से जो है उनको सुसज्जित करके ले जाते थे। वो पालन में उसमें बैठते थे, और जो पुराने समय में हो रहता था ना उसमें जो पालकी में, और जिस पर वो सवार होकर जाते थे, और साथ में हजारों लोग जो है उसके आगे पीछे सवारी के रूप में होते थे। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। उनके जो गार्ड्स होते थे वो एलिफेंट में, हाथियों में सवार होते थे, और जिसको बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता था। Some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots, circle about the head of the emperors. The king is normally surrounded by armed women. आप सोचिए कि उस समय का कितनी व्यवस्था बहुत ही डिफरेंट थी। जो गार्ड्स होते थे उनके साथ में उसके हाथ में एक ट्रीज होते थे, ट्रीज ऑन विच लिव बर्ड्स, जिस पर जो है चिड़िया वगैरह रहती थी, और वो ट्रेन्ड पैरट्स जो
तोते होते थे उनको ट्रेन किया होता था, वो जैसे वो बोलते थे उसी प्रकार से वो भी बोलते थे। एंड और उसके साथ में उनको सराउंड करके जो महाराज को जो है चारों तरफ से आर्म्ड जो फोर्स होते थे वो मैक्सिमम कौन होते थे, लेडीज होते थे। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, क्योंकि जब उनकी सवारी निकलती थी तो उनकी इतने, क्योंकि उनका एरिया इतना काफ़ी था और इतना प्रचलित और इतना नामी रहता था, उन्हें हमेशा एक रक्षा के रूप में उनके चारों तरफ से जो है लोग जो है बंधे हुए रहते थे और उनको बिल्कुल रक्षा करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इस किंग को कोई मार ना दे। He has a special servants to taste the food before he eats. उनका स्पेशल नौकर होते थे जो वो खाने से पहले जो है उसको टेस्ट करके देखते थे कहीं इसमें जहर तो नहीं मिलाए गए थे। He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. 2 रात भी वो सेम बेडरूम में या सेम जगह पर नहीं सोते थे, हर समय जो है वो अपना बेडरूम को चेंज करते रहते थे। एंड अबाउट द पाटलिपुत्रा ही रोट, उन्होंने पाटलिपुत्र जो उनका मेन जो कैपिटल सिटी था उनके बारे में लिखा था। दिस इज अ लार्ज एंड अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही खूबसूरत सा सिटी था। इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, चारों तरफ जो है वो दुर्ग से चारों तरफ से वॉल से जो है उसको घेरा हुआ था। इट वॉज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, उनमें टावर कितने थे, 570 थे और उसमें 64 गेट्स था। द हाउसेस ऑफ 2 and 3 stories आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, और मैक्सिमम घर कैसे थे, डबल स्टोरीड के होते थे और डबल स्टोरी एंड ट्रिपल भी होते थे और मेनली मिट्टी के होते थे या तो ब्रिक से बना हुए होते थे। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड, और जो किंग का पैलेस था, राजमहल था, वो भी लकड़ी का बनाया गया था, डेकोरेटेड विथ स्टोन कार्विंग, और उसमें जो है शिल्प जो कटिंग्स होता था वो किससे करते थे, चट्टानों से करते थे। सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, चारों तरफ गार्डन रहता था, बहुत ही खूबसूरत सा बगीचा रहता था और जिसमें बहुत सारी चिड़िया रहती थी। तो इतना खूबसूरत था उस समय के मौर्य समाज के डायनासिटी में रहने वाले राजा महाराज के, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का हो, चाहे बिंदुसार के थे हो, चाहे वो अशोका के समय में और भी ज़्यादा खूबसूरत और बनवाया गया था। सो स्टूडेंट्स, मैं पार्ट 1 जो है अशोका के इस लेसन के पार्ट 1 को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है आपको इसमें बहुत कुछ चीज़ समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस देने जा रही हूँ ताकि मुझे लगे कि आपने इससे कुछ सीखा है। नेम द कंट्रीज वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड। विच इंडियन स्टेट्स वेयर आउटसाइड द एम्पायर। आपको बताना होगा कि वो उनके जो इंस्क्रिप्शंस थे जो बाहर में भी दिखाए तो वो कौन कौन से थे और उस आउटसाइड स्टेट्स का नाम आपको बताना है। मेक ए लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु लिव्ड विद इन द मौर्य एम्पायर। आपको बताना होगा कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाले लोग जो है कौन कौन से कार्य करते थे। सो स्टूडेंट्स, मैं होप करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। इस लेसन्स में बताई गई बातों को आपने ध्यान से, आपको इस लेसन्स को अगर बार बार पढ़ोगे, 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको इस लेसन के बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं अभी जो है आपको पार्ट 1 में पढ़ाई हूँ, इसके जो बाकी पोर्शंस है इसके जो नेक्स्ट जो क्लास में है आपको डिटेल में बताऊंगी। तब तक जो है आप इतने पार्ट को पढ़िए और मैंने जो होम असाइनमेंट आपको दिया है उसे आप करिए। उस प्रकार से मैं बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा और मैं इस पार्ट 1 को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सुरक्षित रहिए और अपने घर में पढ़ाई कीजिए। बाय।